This is the BCS Codex, your one stop podcast for anything and everything human. This is episode 2. Hi guys, welcome back to the BCS Codex. This would be my second episode. पहला हाउ टू गेट हायर्ड इन टेक काफ़ी अच्छा चला था, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो टुडे विथ मी इज़ माय गुड फ्रेंड सौम्य तिवारी। हम लोग साथ में कॉलेज में पढ़े। ही इज़ एन आर्मी enthusiast एंड एनडीए रिटन एग्ज़ाम क्या किया था सौम्य? क्लियर किया था। क्लियर किया था, राइट, क्लियर किया था। तो सौम्य का हमेशा से ही आर्मी में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। मैं उसको जब से मेरे कॉलेज डेज से जानता हूँ, तब से ही शुरू से एकदम सौम्य का एक फेस था जहाँ पे एक सिंगल मूंछ थी, कोई दाढ़ी नहीं। अरे भाई लगता था, और इसका तेरा नाम तो फौजी रखा था, है ना, अपन लोगों ने। हाँ हाँ। तो हाँ, पूरा यही है। सौम्य को काफी आर्मी का पता है, इंडियन आर्मी का। जय हिंद जय भारत। सो आज है रिपब्लिक डे, हमारा 75th, आई थिंक, राइट, 75th गणतंत्र 75th। दिवस है। इट हैज बीन 75 years फॉर इंडिया टू हैव बीन द रिपब्लिक। एंड दुनिया की सबसे बड़ी रिपब्लिक है इंडिया, सबसे बड़ी, in terms of military power, in terms of population, in terms of diversity. तो आज का जो रिपब्लिक डे था, इसमें काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें डीआरडीओ ने इस झांकियाँ निकली थी, डांसेस हुए थे बाहर के कंट्री से। इमानुअल मैक्रोन, द फ्रेंच प्रेसिडेंट, वाज इनवाइटेड। एंड इनफैक्ट इजिप्ट के भी प्रेसिडेंट अब्दुल फाते, आई थिंक, यस, ही वाज आल्सो इनवाइटेड एज अ गेस्ट। तो एनीवेज ये सब चलता रहा। एंड हमारा जो फोकस इस पॉडकास्ट का रहेगा, दैट वुड बी ऑन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के क्या नए वेपन सिस्टम्स आए, मिसाइल्स वगैरह, टेक्नोलॉजी क्या डीआरडीओ ने इजाद की है, एंड इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। सो हाँ सौम्य भाई, लेट्स कम टू द परेड। सो परेड में पहली चीज तो मतलब कुछ नया क्या इंट्रोड्यूस हुआ? सबसे पहला तो एक फ्रेंच आर्मी का कंटिंजेंट था। ऑब्वियसली फ्रेंच के अगर प्रेसिडेंट आए तो वो अपना एक कंटिंजेंट भी ऑब्वियसली साथ में लाते हैं ताकि वो राजपथ पे परेड हो सके। एंड राइट। उनका ही सबसे पहला दल था परेड के लिए। एंड उनमें से उनका पहले सिंगिंग बैंड आया था एक, एंड उसके बाद उनका इन्फेंट्री का एक ग्रुप था। हम्म। एंड साथ में रफेल विमान थे उनके पास, उन्होंने वो शो ऑफ करे थे। हम्म। एंड यही एयरक्राफ्ट्स इन्होंने इंडिया को भी दिए हैं। बहुत इंडिया ने भी बाय करे हैं राफेल बहुत सारे फ्रांस से। फ्रांस मेन प्रोड्यूसर है राफेल का, विच आर करेक्ट। वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट इन द एट द मोमेंट इन द स्काईज। एंड सो इंडियन एंड फ्रेंच रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज। French is also buyer of Indian weapons, and India is also for mainly for the aircraft. India is a हाँ। buyer of France aircrafts, but also according to the strategic conditions, there are various wars going on in this world. So to have a key relationship with the European countries is important, and it is a good time to have a friendship with France. And या। it was a brave call to have France, because रिलेशंस थोड़े इतने अच्छे नहीं जा रहे थे जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था। तो यूरोपियन से रिलेशन इतने अच्छे नहीं जा रहे थे। हम्म। सो इट इज गुड कि थोड़े बड़े हैं। एंड हम्म। साथ में इजिप्ट के भी प्रेसिडेंट आए थे जैसा बोला। तो इट वाज अ गुड मीटिंग। एंड फ्रांस का तो ये स्टार्टिंग था, एंड उसके बाद इंडियन कंटिजेंट्स आए थे। एंड ऑब्वियसली राइट। हमेशा से इंडियन कंटिजेंट और इंडिया की जो परेड होती है वो एक बहुत ही यूनिक होती है, क्योंकि यहाँ पे सेंसेशनल। आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कल्चर देखने को मिलेंगे, पीपल देखने को मिलेंगे, इंडिया की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी आपको, उनके न्यू एडवांसमेंट जो हुए हैं वेपन्स में वो देखने को मिलेंगे आपको। सब चीजें बताई जाती हैं। एंड या। अपन पाकिस्तान नहीं है जो अंदर ही अंदर अपन न्यूक्लियर बनाते रहे और किसी को बताया नहीं। सो अपना मतलब टिप टॉप डेटा रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं खैर रहती। पाकिस्तान सो तो अभी ईरान में लगा हुआ है। अभी दे हाँ। हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। सो दोनों ने लेट्स नॉट आपस टॉक में एक अबाउट दैट। दूसरे पे हमला करके सीज फायर कर लिया। सीज फायर कर लिया आपस में हमला वो करके। हो जाता है ना, फ्रेंडली, गलती से हाँ। फ्रेंडली फायर सो हो जाता है तो सॉरी करना पड़ता है, सॉरी सॉरी, गलती से किया था। फ्रेंडली फायर हो जाता है, सॉरी भाई, गलती से आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी। गलत हाँ। सो डायरेक्शन। स्टार्टिंग सो आवर परेड, ये हो सबसे गया। पहले तो अपना कैवलरी के बाद, द कैवलरी ऑफ कोर्स इज द हॉर्स आर्म्ड फोर्सेस, कैवलरी की शानदार परेड के बाद
just to see the इंडिया sequence. की सबसे एक और ये जो कैवेलरी है इंडिया की ओनली कैवेलरी है पूरे वर्ल्ड में जिसकी मतलब वो है कैवेलरी जो है लाइव इंडक्टेड आर्मी में। Okay. सिर्फ इंडिया के पास ही एक ऐसी कैवेलरी है एंड Hmm. ऑल्सो इंडिया की सबसे पुरानी भी है शायद 1848 या समथिंग अराउंड Right. दैट में ये 1947 या समथिंग अराउंड दैट में ऑटोमन्स के साथ उन्होंने युद्ध भी करा था इंडियन कैवेलरी ने ऐसा उन्होंने कमेंट्री में भी बताया। मैं सुन रहा Right. था थोड़ी देर। सो Yeah. एक ये बहुत ही हिस्टोरिक फैक्ट है एंड सिर्फ इंडिया ही है जिसके पास कैवेलरी यूनिट है एंड ऑल्सो द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड जो वो वाली भी है That is the हॉर्सबैक cavalry. में वो भी बिल्कुल सही बोला. वो वो 1800s के जमाने से है 1850 समथिंग के अराउंड से है तो उसको भी बहुत ज्यादा हेरिटेज है उसके पास। एंड इंडिया की जो मोस्टली सारी आर्मी की बटालियंस हैं बहुत पुरानी रही है एंड बहुत सबकी हिस्ट्री रही है। गोरखा को तो सभी जानते होंगे मतलब वो तो वर्ल्ड फेमस है भले वो इंडिया में हो नेपाल में हो या फिर इंग्लैंड के पास हो ग्रेट ब्रिटेन Exactly. के पास जो कि ले गए वो लोग उनका हक नहीं था बट सो वो और भी बहुत सारी इंडियन की रेजिमेंट्स है जो कि वर्ल्ड फेमस है राजपूत ले लो कुमाऊं ले लो सब Correct. मराठा कितनी बड़ी रेजिमेंट है सब बहुत जाट रेजिमेंट सब बहुत सारी रेजिमेंट है सबके प्रदर्शन आज हुए एंड Hmm. मेन चीज ये रही कि इस बार नारी शक्ति को दिखाया गया यहाँ पे Yeah, नारी yeah. शक्ति का रेशियो So, बहुत मैं just ज्यादा था कि before मतलब before we head into that, as we proceeded into the parade, यहाँ पे कई चीजें दिखी जैसे कि टैंक T-90 भीष्म टैंक्स काफी सारे दिखे थे। आई थिंक 3 की फॉर्मेशन में आए थे। ये आई थिंक पिछले कुछ सालों से दिख रहा है। नाग मिसाइल सिस्टम नैगमिस नैगमिस हमें दिखता आया है। डीआरडीओ की यार अगर मैं बात करूं, डीआरडीओ इज वेरी अंडररेटेड। लाइक अगर आप इसरो की बात करो, इसरो के इट्स पास फिर भी एक सर्टेन प्लेटफॉर्म है, उनके पास पूरा स्पेस रिसर्च चंद्रयान मिशन है। बट डीआरडीओ इज आई फील इज स्टिल अ लिटिल अंडररेटेड। व्हाट्स योर से ऑन दैट? yes I agree completely DRDO is underrated because उसके इतने अपन इतने ज्यादा एक्सपोज नहीं कर पाते इन्वेंशंस जितने करेक्ट। अपन इसरो के कर सकते हैं। वो बहुत सारा डीआरडीओ का काम होता है वो टॉप सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल होता है तो इसलिए वो इतना लाइमलाइट में नहीं आ पाता मेरे को एक ये रीजन लगता है। एंड अच्छी बात है कि लाइमलाइट में नहीं आ रहा है बट क्योंकि आप अंदर ही अंदर यू हैव टू डेवलप योर वेपन्स यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट यू कांट बी एन इम्पोर्टर फॉर सो लॉन्ग एंड नाउ इंडिया इज मोर ऑफ एन एक्सपोर्टर और जबकि इंपोर्ट इंडिया ने बहुत कम कर लिए हैं। कम कर लिया आप है। बहुत सारे देश देखो लास्ट 2-5 सालों में आप देख लो इंडिया ने बहुत कंट्रीज को वेपन्स प्रोवाइड करें इवन मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड करें S-400 प्रोवाइड करें जो सरफेस टू सरफेस भी उड़ा सकते हैं ग्राउंड टू सरफेस वाली ग्राउंड टू एयर वाली मिसाइल्स हैं सब प्रोवाइड करें पूरे मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड करें तो इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन आर्म्स हम्म, and India is also using that to gain some billion rupees for the economy as well क्योंकि आप जितना सेल करोगे आपको ही फायदा भी होगा एंड आपके पास भी एक बफर में पैसे आएंगे कि आप उससे आप और अपने इन्वेंशंस कर सको और अपनी अच्छी जो चीजें बना रहे हो आप वो और बना सको। हम्म। सो डीआरडीओ इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इसरो लाइमलाइट ले जाता है क्योंकि ऐसा रॉकेट्स कंट्रोवर्सी नहीं करता है रॉकेट्स दोनों ही आर बहुत समथिंग एल्स इंपॉर्टेंट है। ना भाई। आप रॉकेट, आप स्पेस मिशंस को कैसे कंपेयर कर सकते हो अर्थ मिशंस के हिसाब से? मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। बिकॉज एवरीबडी वॉचेज दैट इसरो की चीजें एवरीबडी वॉचेज दैट तो पॉपुलैरिटी है उस चीज में सब हाँ, देखते हैं और जब से इंडिया की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है साउथ पोल पे सो इसरो का डेफिनेटली। वैसे ही बहुत मतलब हो गया है। एंड रही बात डीआरडीओ की तो डीआरडीओ मतलब शांति से अपना काम कर रहा है जब भी इंडिया को जरूरत पड़ी है तो डीआरडीओ ने मतलब इन्वेंशंस करके दिए हैं या एंड बहुत ही बढ़िया अनडिस्क्लोज लोकेशन बोला जाता है उसको कि अनडिस्क्लोज लोकेशन पे है इधर। सो हम्म। काम भी पूरा टॉप सीक्रेट ही चलता है उधर एंड हाँ, बाय फार इंडिया के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है टॉप 5 वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज में इंडिया आता है ऑब्वियसली। सो मुझे लग रहा है कि अच्छे काम हो रहे होंगे इन बहुत टर्म्स ऑफ सारी डिफेंस। पर्सनलाइज। हाँ इन टर्म्स ऑफ डिफेंस तो ओके। उसमें पर्सनलाइज अपनी मशीन गन्स या नॉर्मल एम्युनेशन जो भी हो गया वो सब भी इंडिया बहुत डेवलप कर सकता है कर रहा होगा। एंड हम्म। बहुत सारी मैंने ऐसे चर्चे भी सुने थे कि इंडिया खुद की अपनी बंदूक भी बना रहा है
मतलब जो भी अपने सोल्जर्स के लिए भी नए वेस्ट वगैरह, या फिर अपन जो भी जो भी अब जैसे इन्फिल्ट्रेशंस कितने ज्यादा होते हैं, तो उन सब की बैटल के लिए भी वो अलग से इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। सो भाई इनोवेशंस चलते रहते हैं डीआरडीओ में, एंड इट इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया। it absolutely is. Moving on to an important part of this podcast episode. अब मैं फेमिनिज्म वाला इतना नहीं हूँ, बट women's involvement in the defense R&D is very important to understand. India, the land of India has been, and मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई नेशंस हुए हैं जिन्होंने विमेन डेवलपमेंट में इतना नहीं किया था पहले, और वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग अब जा चुकी है कई हद तक। तो इस बार का ये थीम मुझे काफी बढ़िया लगा कि रिपब्लिक डे के 75 साल हो गए हैं, और अब आप विमेन इंपॉर्टेंस बहुत बता रहे हो डिफेंस सेक्टर में स्पेशली, जहाँ पे विमेन बहुत आई थिंक माइनॉरिटी में ही है आज भी, काफी कम है। हाँ बिल्कुल। या सो हाँ एक्चुअली अब ऐसी दो तीन फील्ड, जैसे कंस्ट्रक्शन फील्ड हो गई, डिफेंस फील्ड हो गई, तो ऐसी जगह पे आपको वुमेन इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगा ज्यादा, क्योंकि ये थोड़ी मस्कुलाइन थिंग मानी जाती थी। बिल्कुल सही, बट बिल्कुल। बट अब जो चेंज आ रहा है, वुमेन खुद से इंटरेस्ट ले रही है इस फील्ड में आने का, दे वांट टू डू समथिंग इन दैट फील्ड। सो एक बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली इंडिया के पास तो अभी मतलब आप मानो या ना मानो, मोर देन 10,000 या 15,000 या मोर देन दैट ऑफिसर्स पोजीशन खाली रहती है हमेशा आर्मी में। सो राइट। जितना ज्यादा हो सके वुमेन भी आगे आ रही हैं, वो भी ऑफिसर्स बन रही हैं। एंड देश में इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की, सो ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि इंडिया की इतनी पोस्ट खाली हो। या हर जगह आपको देखना पड़ेगा। आप वो अच्छा मोटिव है आर्मी का कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सो वो तो उस हिसाब से इसलिए खाली रखी गई थी पोस्ट, बट अब विमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है, वो भी आगे आ रही हैं। सो एक अच्छी चीज है। एंड 75th रिपब्लिक डे से बेहतर और क्या हो सकता है ये बताने के लिए कि ट्राई सर्विस में पूरे आपका जो परेड गई है उसमें वुमेन्स आई हैं। विमेन्स। एंड मतलब मेडिकल कॉर्प्स पूरा का पूरा वुमेन का आया था उसमें। सो ये चीजें इम्पोर्टेंस दर्शाता है। डेंटल कॉर्प भी पूरा था उसमें, वुमेन का था, आर्मी का। सो या अब सिर्फ मेडिसिन से हटके वो मेन स्ट्रीम फाइटिंग जोन में भी आ रही है वुमेन, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि अभी तक आपने वुमेन को एज अ नर्स ही देखा होगा वगैरह, अगर आर्मी में यूजुअली। बात करें आप मेनली, है ना। तो अब वो चीज चेंज हो रही है। अब उधर से वुमेन, अब एनडीए की आप बात कर लो, 2-3 साल पहले एनडीए की एंट्री चेंज हो गई कि अब वुमेन भी एनडीए दे सकती हैं एंड वो भी आ सकती हैं। तो वो चेंज भी हो गया 2-3 साल पहले। तो अब इस फील्ड में चेंज आ रहा है कि अब वुमेन भी आपके आर्मी में भी आ सकती है, नेवी और एयरफोर्स में भी आ सकती हैं, एंड दे कैन गेट द सेम रोल एज ऑफ अ मैन टू लीड अ कंटिंजेंट। सो दैट इज अ गुड थिंग। या सो इसी अगर विमेन कंटिंजेंट की बात करें, इसमें टैब्लो की जो ऑफिशियल कल प्रेस रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि जैसे आपकी हो गए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हो गई, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, एक वी शोराड्स करके है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब में इनफैक्ट आई थिंक हेलिना करके एक नई चीज आई है। हेलिना इज योर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंड उसमें तेजस उत्तम ऐसे कुछ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, सब में सब ऐसे। इनफैक्ट एयरफोर्स, भाई आप एयरफोर्स की बात करो ना, एयरफोर्स इज प्राइमरीली आई थिंक मेल डोमिनेटेड, वाज मेल डोमिनेटेड, एंड अगर आप मेन कंट्रीज में भी देखो ना, तो आपको यूजुअली एक्सेप्ट यूएसए, बाय द वे एक्सेप्ट द यूएसए, जहाँ पे मूवीज में तो हमें दिखाया ही जाता है कि विमेन आर फाउंड इन द एयरफोर्स, जैसे कैप्टन मार्वल में हमें ग्राउंड बताया वर्क का गया। हमें भी नहीं पता। ग्राउंड वर्क का हमें भी नहीं पता अभी। ग्राउंड वर्क का नहीं पता, दैट इज करेक्ट। राइट, सो ये विमेन कंटिजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट थी। कोस्ट गार्ड के भी बाकी बाकी कोस्ट सेक्टर्स गार्ड। जो है आर्मी के, उनके वही सेम ही रहा। उन्होंने अपना बताया कि अब जैसे एक इनका प्रोग्राम था इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन जो है, वहाँ पे कोस्ट गार्ड का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इवन विथ ऑल दिस सौम्य, आई वांट टू टॉक अबाउट वन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इम्प्लीकेशंस क्या है इन सब चीज़ों के, कि इस बार कमेंट्री जो चल रही थी उसमें यही एम्फेसाइज किया गया कि मेक इन इंडिया कैंपेन जो कि काफ़ी सालों से चल रहा है, उसको कैसे आर्मी के थ्रू दर्शाया जा रहा है। एंड अगर आप मान लो कि हम हमारे एक्सपोर्ट्स को कम सॉरी बढ़ा दें, इंपोर्ट्स को कम कर दें, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, हमने हमारा MiG-21 प्रोग्राम स्क्रैम्बल कर दिया है, इट वाज इकोनॉमिकली नॉट गुड फॉर द आर्मी,
एंड वही के बजाय हमने राफेल जो प्रोग्राम है फ्रांस का उसको अडॉप्ट किया। व्हाट डू यू थिंक इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द फैक्ट कि अब इंडिया एयरफोर्स में एटलीस्ट ऐसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के लिए इंपोर्ट करिए एक्सेप्ट मेकिंग देयर ओन? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? इस चीज में मैं एग्री करूंगा, बट आपको ये भी देखना होगा कि अभी आपके लिए इकोनॉमिकली कौन सा बेहतर है। इफ मिग एयरक्राफ्ट आपको इकोनॉमिकली इतना सुटेबल नहीं हो रहा था कि लाइक उसका रखने का खर्च एंड उसके पार्ट्स का खर्च आपको, उसके मेंटेनेंस का खर्च आपको ज्यादा पड़ रहा था, तो यू हैव टू स्क्रैप इट ऑफ। एंड रही बात इंपोर्ट करने की, तो हाँ अभी अपन ने राफेल बहुत सारे इंपोर्ट करे हैं, बट जब भी आप कुछ एयरप्लेन इंपोर्ट करते हो तो उसके टेक्नीशियंस भी साथ में आते हैं। दे वो सब बताते हैं कि कैसा बना है एयरक्राफ्ट एंड कैसे उसका एरोडायनामिक्स है एंड कैसे उसको आप उड़ा सकते हो एंड कैसे सारी प्रोसीजर्स वगैरह सब बताते हैं। तो ये सिर्फ इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, बट साथ में लर्न भी कर रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का से बनाते हैं अपन। तो मेरे ख्याल से जल्द ही इंडिया वापस अपने स्वदेशी विमान जल्दी बनाने लगेगी। एंड नो डाउट इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, बस यही है कि राफेल अभी सबसे ज्यादा आपको एयर सुपीरियोरिटी दे रहा था। एंड आपने अभी मेक को स्क्रैप करा है, तो आप अपना खुद से बनाएंगे तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। हो सकता है अंडर कंस्ट्रक्शन हो या कुछ भी हो, बट थोड़ा बट टाइम तो लगेगा। तब तक आपको एयर सुपीरियोरिटी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। आप पाकिस्तान है साइड में, चाइना भी है साइड में, सो आपको पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। एंड उसके लिए आपको अभी इंपोर्ट करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बट लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। आपको सीखते रहना चाहिए। एंड जो भी, मेरे को तो बिल्कुल भी डाउट नहीं, क्योंकि डीआरडीओ है एक बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के लिए। या गवर्नमेंट पूरे अच्छे तरीके से डीआरडीओ को देखती है। एंड लाइक उनको भी पता है कि अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर्स का भी खतरा भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हर जगह वॉर चल रहे हैं। सो इतना तो आई गेस गवर्नमेंट को भी पता है कि यू हैव टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years, क्योंकि हर जगह से प्रेशर है। सो काम बिल्कुल चल रहा होगा। एंड इंडिया इन चीजों में पीछे नहीं रहता, इतना मेरे को पता है। सो बाकी इंडिया विल बी सेल्फ राफेल सफिशिएंट। राफेल्स क्या यूज किए गए हैं कॉम्बैट मिशंस में या डिफेंस मिशंस में? अभी तो ऐसे मिशंस तो नहीं है अब। आप अभी तो राफेल एज अ गोल्डन एरो वाले शायद ऐसा कुछ था स्क्वाड्रन उसमें है, बट एज अ मिशन में तो अभी यूज नहीं आया है, क्योंकि लास्ट मिशन अपना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बालाकोट एयर स्ट्राइक वगैरह ही थे। तब तो हाँ। अपने नॉर्मल जो विमान थे वो यूज हुए थे, एंड उसके बाद कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है। बट सूनर और लेटर देयर विल बी अ नीड, नो डाउट। सो अभी ईरान पाकिस्तान का हुआ, सब जानते क्या हुआ। सो कभी भी कुछ भी नीड हो सकती है एकदम से। किसको लगा नहीं था कि ईरान पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो जाएगा एकदम से। सो बहुत अनलाइकली था। नीड कैन, हाँ नीड कैन अराइज इन नेक्स्ट सेकेंड। सो आपको तैयार रहना पड़ेगा। एंड तैयार रहने के लिए आपको अगर इम्पोर्ट भी करना पड़ रहा है तो यू हैव टू, जब तक आप अपने खुद के नहीं बना लेते। तो मुझे नहीं लग रहा कि, मुझे लग रहा है कि जल्दी इंडिया भी बनाएगा अपने, क्योंकि इंडिया हमेशा इन चीजों में रहता ही है। हम्म। अब आप भले मिसाइल्स देख लो, इंडिया की कितनी सारी मिसाइल्स डीआरडीओ ने खुद बनाई हुई है, एंड इवन डीआरडीओ उसको एक्सपोर्ट भी करता है कितनी कंट्रीज को। वियतनाम राइट। वगैरह को भी अभी करे थे शायद रिसेंटली में, इस साल या पिछले लास्ट साल में, लास्ट के 1-2 मंथ्स में। सो डीआरडीओ विल टेक केयर ऑफ इट आई थिंक। एंड कम से कम वी कैन से कि ये रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। लाइक मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि मतलब कुछ फेरबदल या कुछ यू नो जिसको बोलते हैं ना अपन की नॉट गुड रिमार्क्स वगैरह जैसे लोग देते हैं ना, कि इधर वो भ्रष्टाचार हो रहा है या कुछ हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो हाँ। ऐसी न्यूज कभी कभी नहीं आई ऐसी जगहों से। तो उस बात में वी कैन बी अश्योर्ड कि DRDO will take care of it, and we will be self-reliant in some years to come. Talking about the army, one of the few things that I appreciate about our country is our defense sector and the army, especially the Indian army. आप सोचो ना यार, इन लोग की जो साइकोलॉजी, हम तो चलो घर में बैठ के आराम से पैसे आ रहे हैं आईटी सेक्टर से, बैठ के कोड करना है, ये सब करना है। ये लोग, these people are going out there in the scorching sun और इन द ब्लिजर्ड वाला कोल्ड जो हमें सियाचिन ग्लेशियर में मिलता है, या फिर वो चाइना के सामने खड़े होके उनका बैटल सा चल रहा है, बिल्कुल सामने खड़े हुए वो लोग। हम लोग ये चीज सेंस कर ही नहीं सकते कि ये लोग कितना ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं। एंड यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, इसकी बात की यही खूबसूरती है। देर इज नो राइट विंग, देर इज नो लेफ्ट विंग।
all there is service for the country. And I know since you have been one of those people जिसका interest रहा है आर्मी ज्वाइन करने का and जो अपने देश के लिए कुछ करना ही चाहता था, I wanted to ask you सौम्या, it's a personal question, ये तुम्हारा कैसे, like why did you decide in the before to become a part of the Indian Army? मेरा भी अप्रोक्स सेम मोटिव ही था. द मेन थिंग इज दैट की रिस्पेक्ट. आप कितनी भी कॉर्पोरेट बड़ी जॉब कर लो, या आप, वो एक प्रोवर्ब चलता है ना इंडियन मीम्स में कि कितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट जॉब कर लो, गवर्नमेंट वाला ही ले जाएगा लड़की. उस टाइप का गवर्नमेंट जॉब. तो उस चीज की बात है कि रिस्पेक्ट आपको इस प्रोफेशन में मिलती है. इफ यू रियली वांट टू अर्न सम रिस्पेक्ट ऑफ योर फैमिली एंड योर रिलेटिव्स, एंड इवन किसी भी बच्चे के आप रोल मॉडल बन सकते हो, तो इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो जिसको हर कोई जानता हो एंड जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता हो, तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है. दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई आई डिसाइडेड कि मेरे को ऐसा Yeah. करना था. एंड एंड तुमने ये बात भी सही बोली कि इधर मतलब कोई लेफ्ट विंग या राइट विंग कुछ नहीं होता. सर्विस बिफोर सेल्फ ओन का मोटो है आर्मी का, ऑब्वियसली. एंड यहाँ पे What's कितना भी कुछ what's the motto in संस्कृत में, हिंदी में ओरिजिनल? इंग्लिश, हाँ वो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया मैंने. ओरिजिनल तो उस संस्कृत वाला हाँ, ही वो रहता है. ओरिजिनल बहुत प्यारा लगता है. स्वयं हाँ स्वयं आई कैंट रिमेम्बर व्हाट्स द मोटो ऑफ द आर्मी. रुको, let me रक्षकी. look it up. हाँ, you continue. हाँ सो ये वाला वन ऑफ द मेन रीजंस था. एंड बट अनफॉर्चुनेटली वो मतलब अभी तो पूरा नहीं हो पाया. बट जो रिस्पेक्ट इंसान की रहती है हमेशा आर्मी के लिए, वो मतलब आप कुछ भी हो जाए, इफ यू विल सी एन आर्मी ट्रक वगैरह, तो आपके अंदर से एकदम से रिस्पेक्ट आई जाएगी कि हाँ चलो आर्मी वाले जा रहे हैं, साइड हो जाओ, रास्ता दे दो, ये कर लो वो कर लो. बिल्कुल जस्ट भाई. लाइक एन एम्बुलेंस. ये चीजें मतलब इंस्टिल्ड होती हैं खुद के अंदर. सो वो आपको कोई प्रोफेशन और कोई वाला नहीं, कॉर्पोरेट जॉब या कुछ और नहीं दिलवा सकता. इवन नॉट अ नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब, ये वाले जो जॉब होते हैं, ये जो प्रोफेशन होता है, ये ये दिलवा सकता है ऐसी रिस्पेक्ट आपको. तो ये था मेरा. बाकी हाँ, हम्म. इंडिया की ऑब्वियसली थर्ड सबसे बड़ी मिलिट्री है आफ्टर यूएस एंड चाइना. बहुत ही एनडीए जो है उधर विदेश के कैंडिडेट्स भी आते हैं पढ़ने. या सो इंडिया की बात अलग है इन चीजों में. हमेशा आप इंडिया चाइना का भी फेस ऑफ करवा दो, उनके जो सोल्जर्स की ट्रेनिंग होती है वो इंडिया के बराबर ही नहीं है. मतलब इंडियन सोल्जर्स गो थ्रू मोर रिगरस ट्रेनिंग देन चाइनीज सोल्जर्स ऑब्वियसली. एंड या इवन मोर देन यूएसए सोल्जर्स. मतलब बहुत सारे अभी सर ट्रेनिंग कैंप लगते हैं, एंड बहुत सारे मेजर्स के इंटरव्यू भी आते हैं इंडियन वाले मेजर्स के कि और यूएसए वाले आए, वो साथ में अपना खुद का डिस्टिल्ड वाटर लेके आए, पानी लेके आए, ये वो कि भाई. और जबकि इंडियन के भाई पैरा ट्रूपर्स है, नॉर्मल मिलिट्री, वो कुछ भी आप गीला पानी मिट्टी वाला भी दे दो वो भी पी लेंगे. क्योंकि इम्यून सिस्टम यू हैव टू डेवलप, आप उसको डेवलप करवाते हो उसको ऐसी कंडीशन में रख के. एंड आप कोई भी बैटल जोन में, आपको क्या कोई साफ पानी इधर आके आप पहुंचाएगा क्या? मतलब जैसे ये लोग की जो थिंकिंग होती है यूएसए वगैरह वालों की कि भाई साफ पानी, ये वो बॉडी की पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए वगैरह वगैरह. तो वो सब चीजें वॉरफेयर में काम नहीं आती. तो मुझे या लगता है कि सबसे अच्छे से ट्रेन इंडियन सोल्जर्स ही होते हैं. बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग होती है, एंड आपको मतलब आपका निचोड़ लिया जाता है एक एक तरह. सो इसलिए आई थिंक कि सबसे ज्यादा स्किल्ड जो भी है वो इंडिया के हैं. भले नंबर्स में कम है या बजट में कम है अपना डिफेंस बजट, बट जो आप वन ऑन वन किसी को भी खड़ा कर लो ना, तो इंडिया वाला निपटा देगा सब कुछ. वो बात बिल्कुल तो है. सही, बिल्कुल सही. So I looked up service before self is translated as सेवा परमो धर्म. सेवा ये परमो धर्म. बहुत बहुत अच्छा मोटो है, अच्छे इंडिया की वेबसाइट पे ही है. आई थिंक यू आर ऑल्सो रेफरिंग टू दोज, आई एम श्योर तुमने वो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी नेट जियो वाली, जो कमांडोज की थी, इंडियन कमांडोज की बनी थी, है ना? वो उनको यस यस. पानी में डाल वीर देते हैं, वीर बाय पत्थर. डिस्कवरी, वीर बाय डिस्कवरी. वीर बाय डिस्कवरी, यस यस. आई रिमेम्बर दैट सीन जब उनको एकदम ठंड में, मतलब अच्छी खासी ठंड में, ठंडे पानी में डाल दिया जाता है. एंड आई थिंक उनके बैग को हैवी बनाया ही जाता है कि हो सकता है आगे जाके कभी वॉर जब आती है तो उनको अपने कॉमराड्स को पिकअप करके, मतलब वो व्हाट डू यू कॉल इट, फायरमैन्स कैरी वाली जो ग्रिप रहती है, जब आप ऐसा हाँ हाँ अपने हाँ उसको, हाँ. आई थिंक दैट कुड बी द रीजन. वो इट वाज टू इंटेंस, आई वाज नॉट एबल टू वॉच इट भाई. आई फेल्ट लाइक आई इवन वाज जब वो चोकिंग. वेल में फेंकते हैं तो उनके पैर और हाथ भी बांध देते हैं. सो
वो रहता है कि ये चेक करते हैं कि आप वो पैनिक तो नहीं कर रहा ऐसी कंडीशन में। एंड वो वही एक सबसे बड़ा होता है कि आपका ये सब जो डर है ना, कि आपको बचपन से डर लगता है कि आप पानी में चले गए, ये वो पानी से डर लग जाता है, तो वो सब चीजें वो हटाने का ही काम करता है आर्मी। एंड आपको ये सब आपको दूसरी देशों के उसमें नहीं देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा रिगरस ट्रेनिंग जो कि राइट। इंडिया में देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया की कंडीशन ही ऐसी ना, हर तरफ से घिरा हुआ है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एवरी मोमेंट। सो इसलिए इंडिया के सबसे वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स मैं कहूंगा माने जाते हैं। वो और अगर मेंटालिटी की बात करें ना, तो बाकी यूएस और ये सब ना भाई रोते हुए बच्चे हैं। मतलब वो होती है ना, गली में फाइट हो जाती है, एक बच्चा होता है छोटा सा बटका सा, बट सबको हम्म। फाड़ के रख देता है बिल्कुल। तो वो इंडिया बात तो आई है, वो थिंक बात तो यूएस है। और चाइना के अगेंस्ट कुछ ऐसा ही है। और वो बच्चे नहीं होते जो बिल्कुल माँ उसको दूध पिला रही है, बड़ा पोस के, मतलब बड़ा हम्म। करके, ऐसा क्या बोलते हैं, पाल वो पोस बस के बड़ा उनके किया है। शरीर बड़े बड़े हैं, शरीर बड़े बड़े हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे, बात वही है बस। ऑल दो, सो सबसे ज्यादा, हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी सौम्य भाई, रशियन आर्मी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मतलब वो बड़े भी हैं, रशियन की मैं, वो ब्रूट भी है। रशिया वाले, मतलब रशिया और इंडिया का इसलिए मेरे को पसंद है भाई, हेरिटेज भी अप्रोक्स जैसा सेम रहा है कि भाई एकदम रफ एंड टफ ट्रेनिंग होती है। उसकी इधर इतनी ठंड में भाई बढ़िया ट्रेनिंग करवाते हैं एकदम, वो इंडिया का भी ऐसे ही हाल है। सो हम्म। रशियन सोल्जर्स की मैं बहुत, मतलब मैं भी रिस्पेक्ट ही करता हूँ बहुत, मतलब माने जाते हैं वो भी। एंड वर्ल्ड वॉर 2 में भी कितना मतलब उन्होंने करा था। सो अच्छी कंट्री है, मतलब उनके सोल्जर्स वन ऑफ द बेस्ट है। एंड ऑब्वियसली इंडिया भी थर्ड फोर्थ ही रहता है मिलिट्रीज में, अगर आप देखो तो यूएसए हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, फिर इंडिया वगैरह आ जाएंगे उसमें। सो हम्म। टॉप 5 से कभी बाहर नहीं होता इंडिया, इवन यूके इंडिया से पीछे रहता है। सो अपने ऑपरेशन बट फिर भी बट फिर भी हाँ, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्ड मिलिट्री है, मिलिट्री, इवन एयरफोर्स और नेवी सब में। नाउ वी टॉक्ड अबाउट द इंडियन आर्मी, उसके बाहर के क्या वो हैं। अग्निवीर स्कीम जो पिछले साल ही नहीं, इनफैक्ट 2024 हो गया ना, एक साल के पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। उसमें ये था कि जो यंग रिक्रूट्स हैं इंडियन आर्मी में, तीनों सर्विसेज के लिए, दे विल ओनली बी हायर्ड फॉर 4 years। ये एक एचआर मैनेजमेंट स्कीम थी आर्मी की, तो इसमें काफी बैकलैश हुआ था। सौम्य भाई, आपका क्या ख्याल है अग्निवीर के बारे में? ये एक ऐसी चीज है कि इसको आप दोनों पहलू से देख सकते हो। जो परमानेंट सोल्जर्स थे उनको लगेगा कि हम जो इतनी ट्रेनिंग वगैरह करके आए हैं, जो हम सिलेक्शन प्रोसीजर से आए हैं, और जो हम मतलब डिजर्व करते हैं, उसको कोई और आके मतलब 4 साल के लिए ही भले वो सेम पोजीशन पे आ सकता है आपके, तो वो उन उन वैसी उस चीज में थोड़ी खराब है, क्योंकि भले वो कैप्टन तक की पोजीशन तक आ सकता है आई गेस। सो हम्म। वो चीज एक थोड़ी दिक्कत वाली है, क्योंकि कैप्टन तक आके आप एक अपना खुद का कंटिजेंट आप वो कमांड कर सकते हो, एंड आप उसको किसी भी ऑपरेशन में ले जा सकते हो। सो वो एक देखने वाली चीज है। लेकिन अब उसका दूसरा पहलू भी यही है कि बहुत सारे लोग एस्पायर करते हैं आर्म फोर्सेस में आने का, एंड कुछ लोग आ पाते हैं, बस बहुत सारे नहीं आ पाते हैं। तो उनको जो नहीं आ पाते हैं एंड लाइक, तो उनके लिए थोड़ा इजी टेस्ट प्रोसीजर करके उनको मतलब थोड़ा यू नो बहुत सारी कंट्रीज में होता है, कोरिया वगैरह सब में होता है कि ये मिलिट्री सर्विस होती है 1-2 साल की। तो वैसे ही सेम ऐसा रखा है कि 3-4 साल के आप मिलिट्री सर्विस करो, आप पूरा मतलब एनवायरनमेंट देखो कैसा होता है। एंड इंडिया तो इतनी वैसे भी एक्टिव कंट्री है इस चीज में कि कुछ ना कुछ एंगेजमेंट तो होती रहती हैं। सो आप मतलब एकदम ग्राउंड जीरो पे होके आप चीजें देखो कैसी होती हैं। एंड अपना एक वैल्यू ऐड करता है जीवन में, क्योंकि ये आर्मी आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है लाइफ में, पेशेंस सिखाता है, हाउ टू रिएक्ट सिखाता है, एंड बहुत सारे मॉरल वैल्यूज एंड लाइफ वैल्यूज आप कह सकते हैं, सब कुछ सिखाता है, ये डिसिप्लिन वगैरह सब कुछ आता है इसमें। हम्म। सो एक तरीके से जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसको मतलब थोड़ा वेल ट्रेन्ड बोल सकते हैं, डिसिप्लिन्ड बोल सकते हैं, या बेटर मॉरल वैल्यूज के लिए बोल सकते हैं कि हाँ ऐसे ही अपन कर सकते हैं 4 साल के लिए। 4 साल इज नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील, क्योंकि नॉर्मल शॉर्ट कमीशन भी आपका 10-12 साल का होता है, 15 साल का होता है, फिर आप उसको और बढ़ा सकते हो बाद में, या परमानेंट कमीशन कर सकते हो। सो इस चीज के शायद ये वाला जो मैंने पॉजिटिव वाला रीजन बोला, शायद इस कारण गवर्नमेंट ने फैसला लिया था कि बहुत कंट्रीज में भी अपन देख रहे थे कि बहुत सारी कंट्रीज हैं उनमें मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है हर एक यूथ के लिए। तो कम से कम अपन कंपलसरी नहीं रख रहे, जिनकी इच्छा है, जिनको आना था बट आ नहीं पाए,
नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू, तो वो शायद अपने मन की इच्छा पूरी कर लें कि भाई ना तेरा ना मेरा। उससे बेहतर है कि थोड़े टाइम आप अंदर आके देखो कैसा एनवायरनमेंट है, तो ये एक आपकी लाइफ लॉन्ग मेमोरी बन जाती है कि भाई आपने आर्मी के लिए सर्व करा है, इधर 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 करा है, अलग अलग जगह ऑपरेशन करे, तो ये मेमोरी बन जाती है। बट वो बात भी सही है कि आप एक कैप्टन तक की पोजीशन तक आ सकते हो, तो यू हैव द यू नो ड्यूटी और ऑल्सो द लाइफ डिपेंडेंसी ऑफ योर सोल्जर्स। वो सबकी लाइफ आप पे डिपेंड करती है जो आप कमांड करोगे। तो आप अगर उसके लिए इनकॉम्पिटेंट हुए, वैसे इनकॉम्पिटेंट को आर्मी बनने नहीं देगी कैप्टन, बट एक्सेप्शंस तो हर जगह हो जाते हैं ना, कभी कोई कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी उस ऑपरेशन के लिए कॉम्पिटेंसी नहीं हुई है एंड आप उस ऑपरेशन में चले गए हो, तो हाउ विल यू टेक केयर ऑफ ऑल योर सोल्जर्स जो 10 साल की जो ट्रेनिंग करके बड़े बड़े बने हैं, इतने जो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू आए हैं, जिनको हर तरीके की ट्रेनिंग मिली है, वो डील कर सकते हैं उन चीजों से। बट क्या अग्निवीर कर सकता है, वो नहीं पता ना। इवन आप न्यूज भी देखो तो हर 2-3 हफ्ते में एक अग्निवीर की सैड डिवाइस की न्यूज आ जाती है कि उन्होंने खुद को गोली मार ली या एक्सीडेंट में घायल हो गए, उसके कारण मौत हो गई। तो ये सब चीजें भी चलती रहती हैं, जबकि आपको आर्मी वालों का इतना कुछ सुनाई में नहीं आएगा कि ऐसा कुछ हुआ वगैरह, जब तक कोई मेजर सीरियस एक्सीडेंट नहीं हुआ हो। सो यही डिफरेंस है एक नॉर्मल पर्सन जिसको अग्निवीर बना दिया गया है एंड एक वेल ट्रेन्ड सोल्जर में या फिर ऑफिसर में। तो मेरे ख्याल से बस ये एक एक्सपीरियंस देने के लिए रखी गई है, एंड ऑल्सो इंडिया कैन यूज सम मैन पावर क्योंकि बहुत है अपने पास। तो यही दो मेन रीजन लगते हैं मेरे को कि जो अग्निवीर स्कीम को लाया गया था इंडिया में। आई थिंक वन बिग प्रॉब्लम लाइज इन द फैक्ट कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके जो इंचार्जेस हैं या जो डिफेंस मिनिस्टर इनफैक्ट है यार, ये लोग पॉलिटिशियंस को क्यों बना देते हैं? एटलीस्ट डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक वेल ट्रेन्ड आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड वेटरन को रखो ना, जिसको एक्सपीरियंस है वॉर, जिसने वॉर में सर्व, कारगिल वॉर में कितने वेटरन्स आज बैठे हैं हमारे पास, उन लोग को असाइन करो। जो बालाकोट स्ट्राइक्स के टाइम पे थे, जो उरी में हमारे साथ हुआ था उसके टाइम पे जिन लोगों ने ग्राउंड जीरो पे जाके चीजें समझी थी, ऐसे लोगों को गवर्निंग ऑफिसर्स बनना चाहिए, नॉट सम रैंडम मैस पॉलिटिशियन। वैसे मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग ही बनते हैं, मतलब आर्मी वगैरह में इन सब में जो चीजें रहती हैं मोस्टली तो यही लोग बनते हैं। बट थोड़ा एक दो केसेस हो सकते हैं कि जैसे आपका कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल वाला कोई और बंदा जिसका एक्सपर्टीज नहीं है इन चीज में, वो बने। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही मिलेंगे जिनकी एक्सपर्टीज है एंड जिनके मेडल्स लगे हुए हैं ना, वही मिलेंगे आपको हमेशा ऐसी गवर्निंग पोजीशंस में, ताकि बच्चों को गाइडेंस सही मिले, जो भी इन उनके अंडर आते हैं सबको गाइडेंस सही मिले। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंसेस से सीखना होता है, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करके सीखना कम चाहिए, यहाँ पे दूसरों का एक्सपीरियंस सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसी एक चीज है। बट हाँ, इंडिया की मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड अभी अग्निवीर से आने में 1-2 साल में मतलब थोड़ा बहुत अपराइजिंग हुई थी, अपन कह सकते हैं कि मतलब पसंद नहीं आया था लोगों को। बट वो शॉर्ट लिव्ड था। उन्होंने भी माना कि हाँ ठीक है, सबको मौका मिलना चाहिए। सबका ड्रीम होता है, बहुत लोगों का ड्रीम होता है ऐसा जाना। सो ठीक है। बट वही है कि ये भी अच्छी चीज है कि आप ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं दे देंगे किसी को, वरना मिसयूज हो जाएगा आपकी पोजीशन का। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच लेवल, ल्यूटिनेंट से स्टार्ट करो, कैप्टन तक जाओ, ठीक है। बट उसके आगे वाली पोजीशंस आर फार मोर इम्पोर्टेंट एंड बड़ी होती हैं, सो वो उधर तक अलाउड नहीं रहता अग्निवीर को। तो वो अच्छी बात है। एंड मेनली मुझे लग रहा है कि बैटल जोन या ऑपरेशनल जोन में अग्निवीर को कम बेचते होंगे क्योंकि उनकी उतनी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं होती जितनी नॉर्मल सोल्जर की या अपने ऑफिसर की होती है। बाकी गोइंग इनटू, हाँ, आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर फॉर इंडिया। हमारे पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं जितनी चाइना या नॉर्थ कोरिया या इनफैक्ट यूएस की भी, इसराइल और यूएस की बात करूं। हेडिंग इनटू द फ्यूचर सॉम में अगले 10 साल की मैं बात करूं, जहाँ पे मुझे पर्सनली बहुत ऐसे इंक्लिनेशंस, अंदेशा कुछ ऐसा हो रहा है कि एक वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इसका बेसिक रीजन यही है कि आप देखो ना, यूक्रेन रशिया एक साइड, इजरायली ऑपरेशन ऑन फिलिस्तीन एक साइड है, ताइवान का जो इन्वेजन अब चाइना कर ही दिया है, उसने तो बोल दिया हम तो कर रहे हैं।
फिर एक जगह पे आई हम्म, गेस अपने वेस्टर्न कोस्टल एरिया में ऑफ द यूएस वहां से कुछ चाइना के टेंशन्स बढ़ गए हैं। तो इन सारे सॉर्ट ऑफ वेक्टर्स को देखते हुए यही लग रहा है कि अगले 10-15 साल में एक वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन दिख सकती है। व्हाट डू यू थिंक द रोल ऑफ हम्म, इंडिया वुड बी इन दैट? क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया तो अपने allies का ही साइड लेने वाला है अल्टीमेटली, बट you also need to understand ऑब्वियसली ऑब्वियसली। what happens when the allies are the enemies themselves. What should India do that? And I want you to answer this from a हम्म, nationalistic sense, क्योंकि उसमें फिर आप साइड्स चूज करनी पड़ेंगी ना, तो what would India do in that? हाँ, इंडिया की अगर देखें तो फ्रेंडशिप किस किस से अच्छी है? रशिया से अच्छी है, अमेरिका से टू एंड फ्रो वाली है कि इफ थिंग्स गो वेल तो अमेरिका से अच्छी है, डजंट तो थोड़ी दूर दूर खराब खराब है। इसराइल से इंडिया की अच्छी फ्रेंडशिप है। एंड तो ये जो मेन कंट्रीज हैं ये इंडिया की, मतलब इसराइल और रशिया तो देखे वो बहुत टाइम से दोस्त रही हैं इंडिया की, तो वो तो एक फैक्टर आपको अफेक्ट करेगा। एंड दूसरी बात है कि अमेरिका ये चाहेगा कि चाइना अगेंस्ट रहे इंडिया के, ताकि इंडिया यूएसए साथ आ सके, एक वो भी रहेगा, क्योंकि यूएसए डजंट वांट कि चाइना यहाँ पे पावर गेन करे एशिया में। इंडिया यूएसए ऑलवेज वांट कि इंडिया पावर गेन करे, क्योंकि चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और मतलब कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मोनार्की टाइप ही समझ लो आप, वो ऐसी चीज है। सो उसका मतलब वही है कि आप उस एक, वो कुछ भी डिसीजन कभी भी ले सकते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप कुछ भी डिसीजन कभी भी ले लो, यू नीड टू गेट अप्रूवल। तो हम्म। यहाँ पे कुछ भी सडन नहीं होगा। चाइना का क्या है, कुछ भी सडन डिसीजन जो उनके प्रेसिडेंट को अच्छा लगा या कुछ भी अच्छा लगा तो वो एकदम से लागू हो जाएगा। हम्म। सेम गोज विथ नॉर्थ कोरिया। सो वो चीज जो है यूएसए नहीं चाहता, यूएसए खुद को यू नो वो समझता है पावर रेंजर्स वगैरह, वो कि वो हम बचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो खुद को मतलब वैसा समझता है सबसे बड़ा। सो उनका जो मेन एनिमी है रशिया, तो चलो ठीक है फिर भी मतलब शांति से रह रहा है, नाटो में कुछ नहीं करा उसने। जो मेन एनिमी है यूएसए का, जो जॉब भी खा रहा है साथ में अपना वो भी दिखा रहा है कि मेरी भी बहुत बड़ी सुपर पावर है, तो वो है चाइना। सो यूएसए इंडिया के थ्रू उधर स्टैंड ले रहा है चाइना के अगेंस्ट, इंडिया के थ्रू ले रहा है, वो कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं ना, हम्म। तो वो कंधा जिसका है वो इंडिया है अभी। सो ये चल रहा है, एंड ऑब्वियसली यूएसए विल वांट इंडिया बाय देयर साइड, क्योंकि इंडिया आर फार मोर ट्रस्टेबल एंड डिपेंडेबल एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। एंड अगर बात रशिया की करें तो ऑब्वियसली रशिया के साथ भी इंडिया की अच्छी दोस्ती है, इसराइल के साथ भी इंडिया की अच्छी दोस्ती है। सो दीज कंट्रीज भी हेल्प करेंगी इंडिया को इफ एनी फ्यूचर में कुछ भी होता है, जस्ट अगेंस्ट लाइक पाकिस्तान हो गया या फिर चाइना के अगेंस्ट भी कुछ हो गया, तो ये जो तीन कंट्रीज के नाम मैंने बताए दे विल श्योरली हेल्प इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम। पाकिस्तान के अगेंस्ट में मैं नहीं बता सकता कि अमेरिका हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, बट चाइना के अगेंस्ट तो करेगा। पाकिस्तान के अगेंस्ट पता नहीं, बट पाकिस्तान के अगेंस्ट आपका रशिया और इसराइल तो जरूर हेल्प करेगा। सो अगर ऐसे पोजीशंस में देखें इंडिया को, तो इंडिया को इन तीनों देशों से तो अच्छी बना के रखनी पड़ेगी। एंड ऑब्वियसली चाइना के साथ जब तक अपन डी एस्केलेट कर सकते हैं सिचुएशन, वी आर डूइंग मतलब जितना अपन से बेस्ट हो सकता है वी आर डूइंग दैट। एंड रही बात ताइवान की, तो ताइवान नहीं चाहता ऑब्वियसली कि चाइना इन्वेड करे एंड चाइना अपनी प्रिंसिपल बना ले, उसको प्रिंसिपैलिटी बना ले। सो ताइवान विल लुक अप टू इंडिया इन फ्यूचर कि टू सेव देम फ्रॉम चाइना, ताइवान विल लुक अप टू इंडिया। एंड रही बात रशिया यूक्रेन की, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी मिले थे, अपने मोदी से भी मिले थे, उन्होंने भी बातचीत करी थी। एंड इंडिया ने बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक डिसीजन लिया था कि भाई हम बस वॉर को कंडेम कर रहे हैं, हम रशिया को कंडेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबूत दोनों साइड से मिले थे। ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ लोगों के लिए रशिया गलत था, कुछ लोगों के लिए यूक्रेन भी गलत था। हम्म। सो इंडिया ने अच्छी डेमोक्रेटिक वो डिप्लोमेटिक बना पॉलिसी बना के रखी कि हम वोट नहीं करेंगे यूएन में अगेंस्ट रशिया, तो वो इंडिया की दोस्ती बचा गया रशिया से। इवन फिर बाद में इंडिया को फायदा मिला, इंडिया को ऑयल मिला रशिया से इतने कम दाम पे, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, और अमेरिका ने वो मार्केट क्लोज कर दिया था जो गल्फ वाला रहता है, तो इंडिया को उधर से ऑयल नहीं मिलता, जबकि इंडिया का नॉर्मल बायर गल्फ से ही होते थे। हम्म।
तो वो बंद हुआ तो रशिया के पास मिला, रशिया को अपना तेल बेचना था क्योंकि बाकी यूरोपियन कंट्रीज नहीं ले रही थी, तो उनके पास वो था सरप्लस में, तो उसने इंडिया को बेचा, तो उससे वो गैप खत्म हो गया और इंडिया की फ्रेंडशिप रशिया से और बेहतर हो गई। और ऑब्वियसली पुतिन और मोदी की दोस्ती तो बहुत बढ़िया चली रही है। एंड लेटेस्ट हालत देखें तो अमेरिका में भी लग रहा है कि वापस डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। इफ डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो इंडिया के और अमेरिका के रिलेशन फार बेटर हो जाएंगे जो अभी हैं, फार बेटर हो जाएंगे। सो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में बनना प्रेसिडेंट वुड बी हेल्पफुल टू इंडिया टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट चाइना एंड बी फियरलेस। और रही बात, रशिया तो ऑलवेज सपोर्ट कर ही रहा है। और रही बात इसराइल और पैलेस्टीन की, तो इंडिया ने भी वो कंडेम किया था कि वो गलत चीज है, जहां भी वार हो तो वो तो गलत चीज है, भले जो भी हो रहा हो। इंडिया ने इसराइल को मना भी किया था कि नहीं करे, और साथ में पैलेस्टीन के लिए वो मेडिकल सप्लाईज भी पहुंचाए थे, तो दोनों तरफ इंडिया ने हेल्प करी थी। बट पैलेस्टीन और टर्की, ये जो देश रहे ये इंडिया के सपोर्टर नहीं रहे, ये मोर ऑफ पाकिस्तान के सपोर्टर रहे हमेशा से। कश्मीर इशू भी उठा लो आप, तो कश्मीर इशू में भी इन लोगों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। एंड लाइक जब बात करते थे, इंडिया सपोर्ट मांगता था टर्की हो या अपने फिलिस्तीन से कि आप पाकिस्तान को बोलो कि कश्मीर का ये करे वो करे, तो दे ऑलवेज सेड कि आप शांति से बैठ के अपनी बात करो। मतलब वो अथॉरिटी नहीं देते थे, अथॉरिटी नहीं दिखाते थे पाकिस्तान पे। सो इंडिया ने भी इस बार थोड़ा ऐसे ही करा कि भाई आप भी अपना मसला देखो, ठीक करो, बट मेडिकल सप्लाईज ही भेजे ताकि दोस्ती तो बनी रहे, भले वो कोई भी हो, दोस्ती बनी रहनी चाहिए। इवन जब वैक्सीन का भी था, इंडिया ने भी बहुत सारी कंट्रीज में साथ में वैक्सीन भेजे थे। इवन आपको एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा है। इंडिया का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प कर रहा है। साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में इंडिया ने बहुत देशों में वैक्सीन्स भेजे, उधर इंडिया के प्रोडक्ट्स बहुत सारे सेल होते हैं एंड दे ट्रस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स मोर देन चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इंडिया के सपोर्ट में आ रहा है। रिसेंटली G20 में भी उनको इंडिया के प्रेसिडेंसी के अंडर वो लोग G20 में शामिल हुए। एंड तो मुझे लग रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस मेन कंट्रीज, अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट भी इंडिया के सपोर्ट में है, तो अभी डिप्लोमेटिक थिंग्स इंडिया के फेवर में है। बट चाइना रिमेन्स अ थ्रेट। पाकिस्तान को मैं थ्रेट नहीं समझता अब, उनमें दम नहीं है। पाकिस्तान इज अ गॉन केस। बट अभी थोड़ी चीजें स्पार्क हुई थी जब वो ब्रिटेन के कुछ आए थे ना, एक ऑफिशियल था, उन्होंने पीओके में विजिट करा था, ब्रिटेन के कुछ ऑफिशियल ने। वहां पे थोड़े मे टेंशन बी शायद एस्केलेट वो हुए थे। फॉरेन मिनिस्टर थे या कुछ ऐसा था ब्रिटेन के, तो उन्होंने पीओके में विजिट किया था, तो इंडिया ने वो बोला था कि आप कैसे विजिट कर सकते हो पीओके में, विच वाज ओरिजिनली इंडियाज। ऐसा हुआ था कि किसी को लोगों को स्टोरी पता है कि नहीं पता है, बट ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान इंडिया में घुसा था कारगिल के उस टाइम पे, एंड तब इंडिया को पता नहीं था कि अटैक होगा उन पर, ठीक है। तो वो पाकिस्तान अंदर आता 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 गया, इंडियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अंदर घुस गया कंट्री में। एंड फिर इंडिया ने फाइट बैक चालू किया। इंडिया फाइट बैक करके उनको बाहर 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 करते जा रहा था। बट तभी यूएन ने और यूएस ने मिलकर बोल दिया कि आप सीज फायर कर दो। तो तो ओके, अगर एक और दो दिन रुक जाते तो इंडिया पाकिस्तान को पूरा बाहर खदेड़ देता एंड इवन पाकिस्तान के अंदर चले जाता। बट क्योंकि यूएन और यूएस इंडिया के बीच में आ गए, तो इंडिया को उधर ही सीज फायर करना पड़ा। एंड उस कारण वो पाकिस्तान को मिल गया, जो हारते हारते भी जमीन ले गया। या तो ये चीज है पीओके की। I have always seen this. US की ना कुछ भी देख लो, they're always this nation that works in their own best interests ऑलवेज पे ऑलवेज ऑलवेज। quotations. And I believe India की यही बात मुझे बहुत खूबसूरत लगती है कि हम लोग इनफैक्ट हमारे ऑन अ इंटरनेशनल स्केल हम लोग जस्टिस को प्रिवेल करने की बात करते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे मैं अभी इतना नहीं बोलूंगा, बट इंटरनेशनली मैंने हमेशा देखा, एज यू सेड, पहले यूएन वोट में उन्होंने फिलिस्तीन और इसराइल की उसमें न्यूट्रल रखा था, बट सेकंड वोट जब हुई थी फिर उन्होंने प्रो पैलेस्टाइन कर लिया था, क्योंकि ऑपरेशन और जो उधर वो हो रहा था, मिस मिस ग्रीवेंस, मतलब क्या बोलूंगा, तो उस लिहाज से इंडिया ने सपोर्ट दिखाया था सच्चाई के टूवर्ड्स। आई फील इंडिया कुड बी दिस मीडिएटर बिटवीन नेशंस इन द फ्यूचर, जो वॉर को करे नहीं, इनफैक्ट वॉर प्रिवेंट करने की कोशिश करे थ्रू देयर मीडिएशन। होपफुली इंडिया वर्क्स दैट वे। बट हाँ, ये भी जरूरी बात है कि अगर पंगा लिया तो हम कम नहीं है। तो फिर हम दिक्कत लोग आए।
हाँ, हाँ हाँ, मतलब इवन हम लोग वी कैन स्टिल बीट चाइना। अपन चाइना को हरा सकते हैं, इंडिया के पास है फायर पावर इतनी एंड मैन पावर इतनी कि चाइना को हरा सकते हैं अपन। एंड और ऑब्वियसली इफ इंडिया चाइना के अगेंस्ट जाएगा तो यूएसए तो सपोर्ट करेगा, उतना आई कैन से मतलब कॉन्फिडेंट, क्योंकि यूएस जानता है कि इंडिया को उधर प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर चाइना रहा तो वो जैसे 1940s 1950s वगैरह की दो सुपर पावर हुआ करती थी, यूएसए एंड सोवियत यूनियन, उन दोनों के बीच में आपस में चलता था। तो वो तो अब टूट गई, सोवियत यूनियन एंड रशिया बन गई, तो अब इतनी सुपर पावर नहीं है, लेकिन राइट। चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है। तो दो सेंटर ऑफ पावर क्रिएट हो जाते हैं अपने यूनिवर्स में, अपने अर्थ में, अपने पूरे इसमें, कि एक तरफ है यूएसए, एक तरफ है चाइना। तो चाइना यूएसए डजेंट वांट कि चाइना उसके सामने हो। तो जब तक इशू चाइना के अगेंस्ट होगा तो यूएसए इंडिया को सपोर्ट करेगा। मैं बाकी कंट्रीज के उसमें नहीं बोल सकता कि इफ इंडिया का पाकिस्तान से कुछ हुआ या कोई भी और कंट्री से हुआ तो यूएसए कितना सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये लोग इतनी कंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए भी, तो वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे उसमें। लेकिन अगर चाइना से हुआ तो यूएसए आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि इंडिया को सपोर्ट करेगा, पूरे आर्म्स प्रोवाइड कर देगा, इवन मिलिट्री पर्सनल प्रोवाइड कर देगा, वो साथ में भेज ही देगा कि आप भी यूज करो ये, क्योंकि हम्म। चाइना को हटाना या फिर उसकी पावर कम करना वो सब सारे देश चाहते हैं मोस्टली, एक्सेप्ट पाकिस्तान आई गेस। हाँ, पाकिस्तान के तो डिप्लोमेसी है चाइना के साथ। अच्छा सौम्य, आई थिंक इंडिया के न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी ज्यादा है ना चाइना से, ना, चाइना से कि नहीं कह कम है? सकते, चाइना चाइना से तो कम ही होंगे। चाइना इज टेक्निकली फार मोर सुपीरियर देन इंडिया, बट दे लैक मैन पावर एंड टेक्निक कि हाउ टू यूज दैट इन द ऑपरेशन। वो होता है ना कि आपके पास हथियार है लेकिन आपको चलाना नहीं आता हो, तो आप कैसे करोगे। कितनी वो कितनी वाली चीज है, मेरे को लगता है कि चाइना के साथ। कितनी आयरॉनिक बात है ना कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीसेस ऑफ स्ट्रैटेजीज इन वॉर, द आर्ट ऑफ वॉर, एक बुक है सुनजू। सुनजू। राइट। हाँ हाँ। वो चाइना से आई है और उन्हीं का नेशन वर्ल्ड वॉरफेयर में, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, आई डोंट नो व्हाट द डेटा इज, बट वो पीछे चल हम्म। रहे हैं। कितना आयरॉनिक वो, हाँ, वो बस यही है कि उनका डिफेंस बजट इतना ज्यादा है, वो खर्च इतना करते हैं, उनके पास वेपनरी बहुत अच्छी है, बट दे लैक द स्किल्स। इतनी ज्यादा स्किल्स आई डोंट थिंक उनके पास हैं जितनी इंडियंस के पास हैं, कि वो कोई भी चीज से ना वो एक घातक हमला कर सकते हैं इंडियंस, जबकि चाइना वाले इतने नहीं है। आपको गलवान वैली का एग्जाम्पल सबने देखा ही होगा कितना, गलवान वैली में जब क्लैश हुआ इंडिया और चाइना के उसमें, सो इंडिया के अराउंड 20 सोल्जर्स गॉट मार्टियर्ड, बट चाइना ने रिपोर्ट रिलीज नहीं करी, बट दूसरी न्यूज एजेंसीज दूसरे कंट्रीज ने निकाली न्यूज, और मतलब सर्च वगैरह करा। इवन आखिरी में कुछ चाइनीज ऑफिशियल ने भी आखिरी में मुंह खोल दिया था अपना कि उनके 40+ सोल्जर्स गॉट मार्टियर्ड। तो उससे पता चलता है कि इंडियन ने डबल डबल लोगों को मारा। सो है। उससे पता चल जाता है कि कौन कितना वेल ट्रेन्ड है, जबकि चाइना वॉज ऑफेंसिव इन दैट केस, चाइना ने ऑफेंस करा था, इंडियंस वर डिफेंसिंग, फिर भी इंडिया ने बाद में रिटेलिएट करके इतने डबल निपटाया। सो उससे पता चलता है कि इंडिया की ट्रेनिंग कितनी अच्छी होती है, एंड चाइना वाले बस नंबर्स और टेक्नोलॉजी पे गेम खेल रहे हैं। बट अगर आप उनको हैंड ऑन हैंड कर दो फाइट, या फिर आप 1-on-1 वगैरह ये भी कर दो, तो मुश्किल है चाइनीज का। हम्म। हाँ, मतलब यूजुअली लोगों का ये परसेप्शन रहता है कि चाइना इतना बड़ा कंट्री ज्योग्राफिकल एरिया में, और 5 स्टार लगे उनके लिए फ्लैग पे, और इंडिया तो इंडिया तो वो इतना पहले छोटा सा की कंट्री। हिस्ट्री थी, वो 1965 वगैरह जो आप बोलते हो, 1962 1965 वो हिस्ट्री थी। उधर से हम्म। बहुत चेंजेस आए, इंडिया तब तो ग्रो कर रहा था, मतलब इकोनॉमी ही पूरी खराब थी इंडिया की, इंडिया ने तो अब ग्रो करा है। तो इंडिया के पास अब रिसोर्सेज है, इंडिया के पास अब मैन पावर है, जबकि चाइना के पास तब थे अच्छे से, एंड तब चाइना लगता था खतरनाक एंड काम भी उसके खतरनाक थे, बट धीरे धीरे वो उसकी पावर ऐसे डिक्लाइन होती गई है थोड़ी थोड़ी थोड़ी, एंड इंडिया की बढ़ती बढ़ती गई है। सो ये चेंज आया। आई वुडंट अग्री ऑन चाइना की पावर रिड्यूस हुई है। आई थिंक इतना डिस्प्ले नहीं हुई है पब्लिकली, क्योंकि देख, वही है ना, 1980s के बाद वॉर्स बहुत निल हो गए थे, नन टू निल हो गए थे। हम्म। तो उसके बाद से आई थिंक कितने 50 साल होने आएंगे, 40 साल 50 साल हो गए हैं कि हम लोग को पता नहीं चल पाया ना यार कि जो इंडिया है और चाइना है, हम्म। इनकी टेक्निकल प्रोवेस क्या है वॉर में,
और कौन साइड स्ट्रेटेजिकली बेहतर बाहर आता है? बाकी डिफेंस बजट के अनुसार या फिर जो मिलिट्री पावर के अनुसार अगर अपन देखें तो चाइना इंडिया का डबल या 2.5 समथिंग में आता है। मतलब अगर अपन ओवरऑल चीजें देखें कि नंबर ऑफ सोल्जर्स हो जाएं या फिर आप टेक्नोलॉजी देख ले, वेपनरी में देख ले, तो टू एक इंडिया का है तो 2.5 चाइना चाइनीज के होंगे उसके बराबर। मतलब तो उसमें अच्छा दिखाता है चाइनीज, वो उस चीजों में अच्छा है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और तो तुम्हारा वो भी है, वेपनरी सिस्टम है, सब कुछ डेवलप्ड है। और यूएसए 8 टाइम्स आता है इंडिया के, 8 टाइम्स, इवन इन द बजट। उनका साइड $800 बिलियन समथिंग में जाता है बजट, जबकि इंडिया का 70-80 समथिंग में ही जाता है, एंड चाइना का 120-150 की रेंज में जाता है। तो ये चीजें हैं। बट आप कोई भी कंट्री इंडियन सोल्जर चाहेगी अपने पास में कि भाई सबसे बढ़िया ट्रेन तो इंडियन वाले ही होता है। हर जगह से किसी भी आप एल्टीट्यूड में, क्योंकि इंडिया की डेमोग्राफी की ऐसी है ना, उसमें आपको पहाड़ मिल जाएगा, उसमें आपको सी मिल जाएंगे, आपको उसमें रेगिस्तान मिल जाएगा, आपको ठंडी कंडीशन मिल जाएगी, आपको गर्मी की कंडीशन मिल जाएगी, आपको प्लेट्यूज मिल जाएंगे, माउंटेन मिल जाएंगे, सारी जोग्राफिक कंडीशन जो जो पाई जाती हैं वो सब इंडिया में आती है। तो एक सोल्जर की ऑलराउंड पूरी तरीके से ट्रेनिंग हो सकती है। माउंटेन वॉरफेयर में इंडिया के बेस्ट सोल्जर्स माने जाते हैं। इवन मार्कोस नेवी के सबसे बेस्ट दुनिया के सोल्जर्स माने जाते हैं, नेवी सील से भी बेस्ट माने जाते हैं, यूएसए की उससे भी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। सो यही सब आपको बताता है कि इंडिया ने अभी, कोस्ट गार्ड ने भी एक कुछ करा था अभी कुछ दिन पहले, पायरेट से एक शिप को बचाया था। तो मैं कह सकता हूँ कि इंडियन सोल्जर्स फार मोर ट्रेंड होते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे वाले। बट हाँ, अभी बस नंबर और टेक्नोलॉजी का गेम है, तो इसलिए इंडिया थोड़ा पीछे है। बट इन द टाइम टू कम इंडिया उसमें भी प्रगति कर रहा है, डीआरडीओ भी अपना काम कर रहा है, तो जल्दी इंडिया पावर बन के उभरेगा, चाइना से भी बड़ी। Hopefully, I really wish for that. Okay, let's end the podcast here, Soumya bhai. Thanks a lot for taking your time to talk about the army. Hopefully, Soumya को और episodes में बुलाया जाएगा. हमारा एथलोस पॉडकास्ट एक पूरा बना हुआ है स्पोर्ट्स के ऊपर. Go check go check that out as well. तो यहीं पे इसको conclude करते हैं. If you want more videos on army and about our nation, let me know in the comments below. Peace out.